मौर्योत्तर काल का मतलब हुआ कि जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया है और उसके बाद भारत में कोई एक विशेष एक राजनीतिक शक्ति का अभाव हम देखते हैं, यानी कि इतनी बड़ी शक्ति नहीं दिखाई देती जितनी बड़ी मौर्य साम्राज्य थे। तो उससे कुछ छोटे छोटे, पूरा जो भारत था, संपूर्ण भारत छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे राजवंशों के द्वारा शासित किया जा रहा था। हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो मौर्य हैं उनके उत्तराधिकारी के रूप में शुंग वंश के लोग आते हैं। इसमें मुख्य रूप से शुंग, कण्व और सातवाहन, ये 3 वंश हमें शासन करते हुए दिखाई देते हैं मौर्यों के बाद, विशेषकर उत्तर भारत में। और ये मौर्यों के एक तरह से हम मान सकते हैं कि देसी उत्तराधिकारी हैं। इसके अलावा ये जो मौर्योत्तर काल जिसकी हमने बात की, 200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 300 ईस्वी तक का जो काल है, 500 वर्षों का जो काल है, इसमें इसके अलावा भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए, क्योंकि भारत राजनीतिक रूप से उतना मजबूत नहीं था। तो उत्तर पश्चिम से कुछ विदेशी आक्रमण भी भारत पर होते हैं। और उन विदेशी शासकों में हम मुख्य रूप से हिंद यूनानी शासकों को शामिल करते हैं। शक इस काल में आते हैं, पहलव आते हैं और कुषाण आते हैं। और इन सबसे जो शक्तिशाली थे वो कुषाण थे, जिसमें एक महान सम्राट भी हुए, कनिष्क। तो उन्होंने ये जो पूरा जो कालखंड है 500 वर्षों का, इसमें विदेशी शासक भी भारत पर राज करते हैं। हालांकि वो भारत को जीत कर नहीं निकल जाते, बल्कि भारत में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं और उन्होंने एक तरह से भारत में ही अपना घर बना लिया था। तो हम देखते हैं कि भारत में एक राजनीतिक सत्ता का अभाव दिखाई देता है इन 500 वर्षों के इतिहास में। अब बात होती है कि जब ये धीरे धीरे 500 वर्षों का जो इतिहास है समाप्त होता है, तो लगभग 300 ईस्वी के आसपास क्या होता है, जो पूरा जो भारत है, विशेषकर जो उत्तरी भारत है और जो दक्कन का इलाका है, वहाँ पर 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ हमें देखने को मिलती है। एक तो अगर हम बात करें कि पश्चिम की अगर हम बात करें तो वहाँ एक प्रसिद्ध नागवंश हमें दिखाई देता शासन करता हुआ। अगर हम बात करें दक्कन के क्षेत्र, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र की हम बात करें, तो वहाँ हमें वाकाटक शासन करते हुए नजर आते हैं, जो काफ़ी शक्तिशाली थे उस जमाने में। इसके अलावा हम बात करें कि उत्तर पूर्वी जो भारत है, वहाँ पर गुप्त वंश हमें शासन करता हुआ दिखाई देता है। तो विशेषकर मौर्योत्तर काल के बाद ये 3 जो बड़े राजवंश हैं, ये भारत पर शासन करते हुए नजर आते हैं और कोई एक राजसत्ता यहाँ दिखाई नहीं देती है। अब ये जो तीनों राजवंश हैं, एक अच्छी बात ये होती है इतिहास के इस कालखंड में, जिसको हम 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक का जो काल है, इसको हम गुप्त काल के नाम से जानते हैं। अब हमने देखा कि यहाँ 3 राजवंश उस समय भारत पर शासन कर रहे हैं। एक तो नागवंश, दूसरा है वाकाटक वंश और तीसरा है गुप्त वंश। तो लेकिन इस समय क्या होता है, गुप्तों ने एक बहुत ही यहाँ पर कूटनीति का परिचय दिया और गुप्तों के नेतृत्व में ये वाकाटक वंश के और नागवंश के जो शासक हैं वो उनका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जो वंश के शासक हैं वो भारत को एक राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने में सफल होते हैं। और इसी वजह से जो 300 से 600 ईसा पूर्व का जो 300 से 600 ईस्वी का जो काल है, वो हमें गुप्त काल के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये आज हम इसी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे और यही वंश है दोस्तों जिसे भारतीय इतिहास में, गुप्त काल को ही हम भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि इस काल में लगभग भारत की चहुमुखी विकास हम देखते हैं। अगर बात करें हम भारत की कला की, जिसमें मूर्ति कला, स्थापत्य कला या चित्रकला की बात करें, तो भारत के कुछ आधारभूत शास्त्रीय नियम स्थापित होते हैं इन कलाओं के क्षेत्र में। इसके अलावा इस क्षेत्र में, इसमें भारत के जो संस्कृत साहित्य है उसके भी काफ़ी उन्नति देखने को मिलती है। इसमें कई महान ग्रंथ लिखे जाते हैं, कालिदास जैसे महान लेखक इस काल में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस काल में हमें आर्थिक वृद्धि भी, भारत की आर्थिक समृद्धि भी हमें देखने को मिलती है। भारत के विदेशों के साथ संबंध भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये वो काल है, गुप्त काल, जब भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। तो आइए इस तरह के एक महान साम्राज्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्त काल की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में। तो यहाँ ये स्रोत लिखे हैं। सबसे पहले बात करें विशाखदत्त। तो विशाखदत्त का जो देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, एक नाटक और है विशाखदत्त का, वो कौन सा है, मुद्रा राक्षस। लेकिन यहाँ एक नाटक और लिखा है विशाखदत्त ने, देवी चंद्रगुप्तम। तो इस नाटक के माध्यम से हम विशाखदत्त ने उस समय के समाज और उस समय की राजनीति के बारे में काफ़ी जानकारी दी है गुप्त काल की। इस नाटक में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, वो उनके जीवन की राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा कालिदास के जो ग्रंथ हैं उनसे भी उस समय के समाज के बारे में या उस समय के धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और उनके जो मुख्य रूप से जो प्रमुख ग्रंथ हैं, एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरा है मेघदूत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं गुप्त काल की जानकारी के। इसके अलावा बात करें शूद्रक का जो मृच्छकटिकम है, वो भी एक प्रसिद्ध नाटक है जो गुप्तकालीन समाज, विशेषकर समाज की जानकारी हमें प्रदान करता है। आपको पता है कि ये जो नाटक है मृच्छकटिकम, इसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी। इस नाटक में मुख्य रूप से वसंत सेना और चारुदत्त नाम के ब्राह्मण की प्रेम कथा के माध्यम से उस समय के समाज का चित्रण किया गया है। इसके अलावा एक लेखक और हुए हैं अमर सिंह, उनका जो अमर कोश है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्रोत है गुप्त काल के जानकारी का।
इसके अलावा कुछ पुराण है जिनमें हम शामिल कर सकते हैं विष्णु पुराण को, वायु पुराण को, भागवत पुराण को, इनको हम शामिल कर सकते हैं जो हमें गुप्तकालीन समाज, राजनीति और धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ विभिन्न प्रशस्तियाँ और अभिलेख भी हैं जो हमें गुप्तकालीन भारत की जानकारी प्रदान करते हैं। दोस्तों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो गुप्त काल का संपूर्ण इतिहास है वो मुख्य रूप से अभिलेखों और सिक्कों के माध्यम से लिखा गया है, इसलिए वहाँ से हमें सटीक जानकारी मिलती है और उसकी ऐतिहासिकता पर किसी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं होता है। तो इसकी जो प्रशस्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रशस्ति आप जानते हैं, प्रयाग प्रशस्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध, प्रयाग प्रशस्ति जो है जिसे हम इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, वो भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रशस्ति मानी जाती है, जो कि समुद्रगुप्त की, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। इसके अलावा और भी अभिलेख हैं जिनके बारे में हम समय समय पर आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुप्त काल की जानकारी के जो स्रोत हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है यहाँ पर आपको दिए गए हैं, और भी स्रोत हो सकते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपको यहाँ बता दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख गुप्त शासकों की। इन्हें हम कह सकते हैं साम्राज्यिक गुप्त शासक। साम्राज्यिक गुप्त शासक क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति का अवलंबन किया था, इसीलिए इन्हें हम साम्राज्यिक गुप्त शासक कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। हालांकि इस बात के बहुत विवाद है कि क्या वो स्वतंत्र शासक थे अथवा नहीं थे या किसी के अधीन शासन कर रहे थे। जैसे हमने देखा था कि उस समय जब 300 ईस्वी के आसपास की बात है, 300 ईस्वी के जो आसपास है, उस समय भारत पर 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ राज कर रही थी। एक तो नागवंश, दूसरे वाकाटक वंश और तीसरा गुप्त वंश। तो श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त की जो इस बात की जानकारी कौन देता है, प्रभावती गुप्ता जो है, उनका पूना ताम्रपत्र जो अभिलेख है वो इस बात की जानकारी देता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त हैं, जो कि शासन करते हैं 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक शासन करते हैं। और यहाँ ये ध्यान रखने की स्वतंत्र शासक के रूप में हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इस वंश की स्थापना करते हैं। इसके अलावा जो इनकी उपाधि है वो महाराज है। ये जरूर आपको याद रखना है, जितने भी गुप्त शासक हैं वो कोई ना कोई उपाधि धारण करते हैं, तो आपको सभी की उपाधियों के बारे में ध्यान रखना है कि कौन सा शासक किस उपाधि को धारण करता है। उपाधि को हम विरुद्ध भी कहते हैं, कई बार कोई शब्द भी आ सकता है आपके लिए, विरुद्ध। तो कौन सा विरुद्ध या कौन सी उपाधि गुप्त शासकों ने धारण की उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, प्रभावती गुप्ता का जो ताम्रपत्र है, पूना ताम्रपत्र, उसमें ही इन्हें श्रीगुप्त को ही आदिराज कहा गया है। अब बात करते हैं श्रीगुप्त के बाद जो अन्य दूसरे शासक आते हैं वो है घटोत्कच। घटोत्कच जो है वो श्रीगुप्त के ही पुत्र हैं और उत्तराधिकारी हैं। इन्होंने 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है, और इनकी भी जानकारी हमें प्रभावती गुप्ता के पूना और सिद्धपुर ताम्रपत्र से देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको छवि दी गई है, प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र अभिलेख की छवि दी गई है, और इनकी भी उपाधि क्या है, इनकी भी उपाधि महाराज है। तो दो शासक ऐसे हैं, श्रीगुप्त और घटोत्कच जो हैं वो दोनों ही महाराज की उपाधि धारण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, जिन्होंने 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य एक अलग शासक है, चंद्रगुप्त प्रथम अलग है, और आगे चंद्रगुप्त द्वितीय भी हम पढ़ेंगे। तो याद रखिए, इन शासकों के नामों का आप विषय तो अलग करेंगे। वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और ये चंद्रगुप्त प्रथम, ये गुप्त शासक हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम ये मौर्य साम्राज्य, ये गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और इनकी जो उपाधि है वो याद रखिए क्या है, महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम की उपाधि क्या है, महाराजा धीराज इनकी प्रमुख उपाधि है। इसके अलावा इन्होंने अपने राज्याभिषेक के समय एक संवत चलाया है, उसका नाम है गुप्त संवत, और उसकी जो तिथि है गुप्त संवत की शुरू होने की तिथि वो है 319 से लेकर 320 ईस्वी के बीच। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने लिच्छवी कुल, जो उस समय का प्रसिद्ध कुल था, लिच्छवी कुल की कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। ये उनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो इस वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, और यहीं से वास्तव में गुप्त वंश का इतिहास हमें शुरू होता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। दोस्तों, अगर कोई शासक भारतीय इतिहास में नेपोलियन से तुलना करने के लायक है तो वो शासक कौन है, वो है समुद्रगुप्त। और ये वो शासक हैं जिनके नाम से उनके शत्रु भयभीत होते थे, भय खाते थे। तो ये वो शासक हैं जिन्होंने पहली बार, हम देखते हैं प्राचीन भारत में, दक्षिण भारत में एक लंबा अभियान करते हैं, लगभग पूरे भारत पर एक बड़ा अभियान करते हैं। और इसी बात से प्रभावित होकर जो स्मिथ नाम के इतिहासकार हैं, उन्होंने समुद्रगुप्त को क्या कहा है, उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजय नीतियों और उसकी दिग्विजय की नीति से प्रभावित होकर उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। यहाँ तक कि कुछ इतिहासकार उन्हें नेपोलियन से भी महान होने की संज्ञा देते हैं, क्योंकि
नेपोलियन ने तो अपने जीवन के कई युद्ध हारे थे, अंतिम युद्ध वो हार गए थे, लेकिन समुद्रगुप्त अपने जीवन में कोई युद्ध नहीं हारे। तो इस मायने में लगता है कि समुद्रगुप्त नेपोलियन से भी एक कदम आगे निकल गए थे। तो इस तरह के महान शासक की बात कर रहे हैं हम भारत के, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है समुद्रगुप्त। इन्होंने 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को हम एक उपाधि और देखते हैं कि वो 100 युद्धों के विजेता कहलाते हैं। उन्होंने अनेक युद्ध जीते हैं, अपने जीवन काल में कोई युद्ध उन्होंने नहीं हारा है, तो उन्हें 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने अश्वमेध पराक्रम प्रकार के सिक्के चलाए, इसीलिए ये उपाधि भी उन्होंने धारण की है, अश्वमेध पराक्रम। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल से। ये जो सर्वाधिक विस्तार करने वाले शासक थे, अभी हमने बताया कि उन्होंने संपूर्ण भारत पर अभियान किया था अपनी विजय के लिए, तो उन्होंने एक तरह से संपूर्ण भारत को जीत लिया। तो सर्वाधिक विस्तार करने वाला शासक, गुप्त वंश का सर्वाधिक विस्तार करने वाला शासक कौन है? वो है समुद्रगुप्त हैं, सर्वाधिक विस्तार करने वाले शासक हैं, याद रखिए। इसके अलावा इनकी जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है, समुद्रगुप्त की व्यक्तित्व, उनकी उपलब्धियों, उनकी विजयों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है सर्वाधिक, वो जानकारी हमें मिलती है उनके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से या फिर इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। अभी हमने बात की थी इसके बारे में पहले भी। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त की विजयों का एक लेखा है, जो कि उनके दरबार में कवि थे और उनके मित्र भी थे हरिशेन, उन्होंने इस प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, लिखा है उसे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या है, स्रोत है इनकी समुद्रगुप्त की जानकारी का स्रोत। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्के भी चलाए, जैसे अभी हमने बताया कि गुप्त शासकों की जानकारी के बारे में, उनका गुप्त शासकों का जो राजनीतिक इतिहास लिखा गया है वो मुख्य रूप से अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। तो प्रत्येक शासक हम कहीं देखते हैं कि हर शासक कोई ना कोई प्रकार के सिक्के जारी करता है, इसलिए यहाँ छवि भी आपको एक सिक्कों की दी गई है, जो कि समुद्रगुप्त के 2 तरह के सिक्के आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर। एक तो वीणा प्रकार का सिक्का यहाँ दिखाया गया, देखिए समुद्रगुप्त इसमें वीणा बजाते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो समुद्रगुप्त ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए? उन्होंने अश्वमेध पराक्रम प्रकार के और वीणा प्रकार के जो सिक्के हैं उनके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, हालांकि उन्होंने और भी तरह के सिक्के चलाए, लेकिन एक तो इनके अश्वमेध पराक्रम और वीणा प्रकार के जो सिक्के हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना है कि श्रीलंका के एक शासक हैं राजा मेघवर्मन, उन्होंने गया के अंदर एक बौद्ध मंदिर बनवाने की वो अनुमति मांगते हैं, किससे? समुद्रगुप्त से, और उन्हें वो अनुमति दी जाती है। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के जो संबंध थे विदेशों से भी बहुत अच्छे संबंध थे, और विदेशी शासक भी शायद उनसे कहीं ना कहीं भयभीत होते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्रीलंका के शासक उनसे बौद्ध मंदिर बनवाने का अनुमति मांगते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अलग से प्रयाग प्रशस्ति की। जैसे अभी हमने देखा कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त की व्यक्तित्व, उनकी उपलब्धियों, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्रदान करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम अलग से अध्ययन करेंगे, प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त। यहाँ प्रयाग प्रशस्ति का आपको चित्र दिया गया पीछे, ये एक पिलर एक स्तंभ पे लिखा हुआ है, ये देखिए। इसके सबसे पहले बात करते हैं इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं हरिशेन, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे और महासंधि विग्रहक भी थे। इसका मतलब है वो युद्ध और संधि के मंत्री थे, उसे कहा जाता था महासंधि विग्रहक। गुप्त काल में जो युद्ध और संधि का जो मंत्री हुआ करता था उसे महासंधि विग्रहक कहा जाता था। तो हरिशेन भी समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे और इसके अलावा महासंधि विग्रहक भी थे। उन्होंने इसकी रचना की, उन्होंने इसे लिखा है। इस प्रयाग प्रशस्ति में हमें मुख्य रूप से समुद्रगुप्त की दिग्विजय, उसके राज्याभिषेक, उसके व्यक्तित्व, उसकी उपलब्धियों, उसकी विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस बात करें इसकी भाषा क्या है। जो प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया, याद रखिएगा ये किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसकी जो लिपि है वो क्या है? इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसके अलावा जो इसकी शैली की बात करें, किस शैली में लिखा है, गद्य में लिखा हुआ है या पद्य में लिखा हुआ है, इसकी शैली की बात करें तो ये चंपू शैली में लिखा हुआ है। चंपू शैली का मतलब होता है गद्य और पद्य की जो मिश्रित शैली होती है उसे हम चंपू शैली कहते हैं। तो ये चंपू शैली में लिखा हुआ है। अब बात करें इनकी उपाधियाँ। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को अनेक प्रकार की उपाधियां और अनेक प्रकार की उपमाएं दी गई है, वो भी आपको याद होनी चाहिए। वो कौन कौन सी उपाधियां और उपमाएं हैं देख लेते हैं। इन्हें प्रयाग प्रशस्ति में ही उनकी गायन और उनके संगीत के ज्ञान की वजह से ये कहा गया कि वो गुरु तंबुरु व नारद को लज्जित करने वाले हैं। इसके अलावा उन्हें लाखों गायों का दानी भी कहा गया है। इसी अभिलेख में उन्हें उच्च कोटि का विद्वान कहा गया है और उन्हें विद्या का संरक्षक, धर्म की प्राचीर और 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया है। क्योंकि इसी अभिलेख में, इसी प्रयाग प्रशस्ति में उनकी जो जितने भी उन्होंने युद्ध अभियान किए थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसीलिए उन्हें 100 युद्धों का विजेता भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की विजय अभियानों। जैसा अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा विजय अभियान समुद्रगुप्त ने किए। गुप्त वंश के शासकों में सर्वाधिक विस्तार जिस शासक ने किया, विस्तार की नीति अपनाई, वो शासक कौन है? वो समुद्रगुप्त हैं। इसीलिए उन्हें भारत का नेपोलियन भी हम कहते हैं।
तो इनके विजय अभियान और इनकी युद्ध नीतियों के कारण ही इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। इस तरह का अगर प्रश्न भी आता है तो उसके जवाब में आपको ये तमाम तरह की चीज़ें आपको लिखनी होती है। तो पहले बात करें विजय अभियान, कौन कौन से विजय अभियान उन्होंने किए और किस तरह की युद्ध नीतियों का उन्होंने अवलंबन किया, किस तरह की युद्ध नीतियां उन्होंने अपनाई। सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला जो अभियान था वो उन्होंने किया था आर्यवर्त अभियान। पहला उत्तर भारत का आर्यवर्त क्षेत्र में जो अभियान किया, वो जो अभियान था वो कहाँ किया था ना, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में। गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र है यहाँ पर वो अभियान उन्होंने किया था। तो ये उनका पहला अभियान है, आर्यवर्त अभियान। ये जो अभियान था उन्होंने लगभग 2 चरणों में किया था और इसमें लगभग उन्होंने 9 राजाओं को पराजित किया था। 9 राजाओं को उन्होंने इसमें पराजित किया है। कुछ राजाओं के नाम हमें याद रखने चाहिए, जैसे कि रुद्रदेव है, नागसेन है, नागदत्त है, पाल वर्मा आदि। इनके कुछ राजाओं के नाम आपको अपनी परीक्षा में इनके लिख देने चाहिए। इसके अलावा इन आर्यवर्त अभियान के दौरान उन्होंने जिन राजाओं को विजित किया उनके प्रति किस तरह की नीति अपनाई, उन्होंने इसमें राजप्रसबोधरण की नीति अपनाई। याद रखिए, जब भी किसी राजा को हराया तो उसके प्रति क्या नीति अपनाई, कौन सी नीति अपनाई है, तो राजप्रसबोधरण की नीति उन्होंने अपनाई है। आगे बात करें, हम दक्षिण अभियान की बात करते हैं। इसके बाद वो दक्षिण अभियान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ये देखिए, आपको बिल्कुल इस नक्शे में दिया गया है, ये अभियान जा रहे हैं, इस तरह से अभियान किया गया। तो दक्षिण अभियान की बात करें तो यहाँ उन्होंने लगभग 12 राज्यों को पराजित किया, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया। और इनमें मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य थे, इसमें कोट्टम, केरल, कांची, वेंगी, देवराष्ट्र आदि राज्य इसमें शामिल थे जिनको इन्होंने पराजित किया। याद रखिए 12 राज्य थे दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत के अभियान उन्होंने अपने 12 राज्यों को हराया। इनके प्रति कौन सी नीति इन्होंने अपनाई है, तो लिखें ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति इन्होंने अपनाई। ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का मतलब होता है उनके राज्यों को पहले विजित किया और फिर उनके राज्यों को उन्हें वापस लौटा दिया, केवल इस आधार पर क्योंकि ये जो राज्य थे, ग्रहण मोक्षानुग्रह की जो नीति है वो उनकी काफ़ी व्यवहारिक नीति मानी जाती है, क्योंकि इतनी दूर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना संभव नहीं था, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो गुप्त वंश की राजधानी था और यहाँ इस राजधानी में बैठकर लगभग दक्षिण भारत पर इतनी दूर शासन करना, सीधा प्रत्यक्ष शासन करना संभव नहीं था, इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से इन राज्यों पर शासन किया गया। तो यहाँ ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति उन्होंने समुद्रगुप्त ने अपनाई है। अब बात करें मध्य भारत के अभियान की, तो मध्य भारत के जितने भी राज्य थे वो काफ़ी नज़दीक थे, जिन्हें आठविक राज्य कहा जाता है, उनको उन्होंने अपना भृत्य बनाया, यानी उनको अपना दास बना लिया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उन पर सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब बात करें सीमांत प्रदेशों की, जो राज्य के सीमांत क्षेत्रों में जो प्रदेश थे, सीमा के आसपास जो क्षेत्र थे, उन पर किस तरह की नीति अपनाई। तो सीमांत प्रदेशों की बात करें तो यहाँ 2 तरह के राज्य थे, एक तो राजतंत्रात्मक थे और दूसरे थे गणतंत्रात्मक। 2 तरह के राज्य थे, इनके विरुद्ध उन्होंने अभियान किया था। प्रमुख गणतंत्रों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से डवाक, कामरूप, नेपाल, समतट, ये कहाँ थे, ये उत्तर पूर्व भारत में स्थित थे। डवाक, कामरूप, नेपाल और समतट उत्तर पूर्वी राज्यों के खिलाफ उन्होंने नीति अपनाई। इसके अलावा अर्जुनायन, मालव, योध्य आदि जो थे वो पश्चिमी भारत के राज्य थे जिनके विरुद्ध उन्होंने अभियान किया था। इनके प्रति जो नीति अपनाई वो थी सर्वदानाज्ञाकरण प्राणायाम की नीति इन्होंने अपनाई। इसका अर्थ होता है कि उन्होंने सब कुछ अपना राजा के चरणों में समर्पित कर दिया। इस तरह से हम देख सीमांत प्रदेशों की तरफ वो किस तरह की नीति का अवलंबन करते हैं। बात करें विदेशी राज्यों के विरुद्ध जो उन्होंने अभियान किए, सैनिक अभियान किए, उनके प्रति इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, इसमें मुख्य रूप से देवपुत्र, शाही शानुशाही, शक, मेरुदंड और सिंहल देश आदि राज्य इसमें शामिल थे। और इनके प्रति उन्होंने जो नीतियाँ अपनाई वो यहाँ देखिए, आत्मनिवेदन की नीति अपनाई, स्वविषय की नीति अपनाई, कन्योपायन की नीति अपनाई और मुक्ति शासन याचना की नीति अपनाई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त जो हैं वो संपूर्ण भारत पर एक व्यापक अभियान करते हैं, बड़ा अभियान करते हैं और हर राज्य को जीतने के बाद वहाँ व्यवहारिक रूप से जो नीति लागू हो सकती है उस नीति को अपनाते हैं। और इन्हीं सब नीतियों के कारण हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, स्मिथ ने कहा है भारत का नेपोलियन। तो याद रखिए, अगर प्रश्न आता है कि भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं, तो हमें उनकी तमाम जो युद्ध अभियान हैं वो लिखने होंगे और साथ में उनकी जो नीतियां हैं वो भी हमें लिखनी होगी। अब बात करें दूसरे समुद्रगुप्त के बाद जो शासक आते हैं वो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, अगर समुद्रगुप्त सबसे बड़े साम्राज्यी शासक अगर गुप्त वंश के समुद्रगुप्त हैं, तो अगर गुप्त वंश के हम सबसे शौर्यशाली और प्रसिद्ध शासक की अगर हम बात करें, तो विरोचित गुणों वाले शासक की बात करें, तो वो शासक कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, जिनकी सबसे प्रसिद्ध उपाधि क्या है, विक्रमादित्य। याद रखिए, इतिहास में बहुत सारे विक्रमादित्य हुए हैं। भारतीय इतिहास को अगर हम उठा के देखें, खासकर प्राचीन भारत के इतिहास को, तो अनेक शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक था वो कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्होंने राज किया 375 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक।
आगे बात करें तो सबसे चंद्रगुप्त द्वितीय की जो प्रारंभिक जीवन है उसकी जानकारी हमें मिलती है विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक से। अभी हमने इसके बारे में पहले चर्चा की थी। इस नाटक में क्या बताया गया है कि ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब समुद्रगुप्त की मृत्यु हुई उससे पहले उन्होंने अपने बड़े पुत्र रामगुप्त, जिनका नाम था रामगुप्त को शासक बनाया था। लेकिन रामगुप्त जो था उतना योग्य शासक नहीं था, वो अकुशल शासक था। तो उसने जब रामगुप्त के समय क्या होता है, गुप्त वंश पर या भारत पर शकों का आक्रमण होता है। शक एक विदेशी जाति है, उनका आक्रमण होता है और उससे घबराकर रामगुप्त ने क्या किया, अब उससे घबराकर एक अपने मंत्री के कहने पर उसके साथ संधि कर लेते हैं और अपनी पत्नी, जिसका नाम है ध्रुव देवी, अपनी पत्नी को उसे सौंप देते हैं। लेकिन ये जो उनके छोटे भाई जो थे चंद्रगुप्त, इनको ये बात पसंद नहीं आती है और वो उसका भेष धर करके, इसका ध्रुव देवी का भेष धारण करके वो शकों के खेमे में चले जाते हैं और शक शासक की हत्या कर देते हैं। और इस प्रकार इसके बाद वो अपने भाई रामगुप्त की भी हत्या कर देते हैं और मौर्य साम्राज्य के एक राजा बन जाते हैं, गुप्त साम्राज्य के राजा बन जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विशाखदत्त का जो देवी चंद्रगुप्तम जो नाटक है वो हमें बताता है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई की हत्या करके, जो कि अयोग्य शासक था रामगुप्त की हत्या करके, किस प्रकार अपना शासन स्थापित किया। ये आपको जरूर याद रखना है, विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम नाम का नाटक में क्या लिखा हुआ है। अब बात करें इनकी प्रमुख उपाधियों के बारे में, तो इनकी सर्वप्रसिद्ध जो उपाधि है वो क्या है, विक्रमादित्य। अभी हमने बताया आपको सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो उपाधि है इनकी वो क्या है, विक्रमादित्य। इसके अलावा उन्होंने और भी उपाधियां धारण की है, जैसे देवराज है, देवगुप्त है, देवश्री है, शकारी है। शकारी उपाधि इन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण की थी। इसके अलावा परम भागवत भी इन्होंने एक उपाधि धारण की है, जो उनके वैष्णव धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण है, परम भागवत। अब बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण जो घटना है वो है शकों पर विजय। जैसे अभी हमने बात की, शकों पर विजय प्राप्त करना इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि इसकी वजह से उन्होंने संपूर्ण जो उत्तर पश्चिम भारत था उसको सुरक्षित कर लिया था। क्योंकि शक बार बार इस पर भारत पर आक्रमण कर रहे थे और लगभग वो 400 वर्षों तक भारत में टिके हुए थे, 400 वर्षों से। तो 400 वर्षों के उनके शासनकाल को समाप्त किया उन्होंने, तो इसीलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हो जाती है। खासकर भारतीय इतिहास में भी हम देखते हैं कि शकों के शासन को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। ये उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी और इसी उपलक्ष्य में, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की है, विक्रमादित्य और शकारी नाम की उपाधि उन्होंने धारण की थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी का एक सिक्का चलाया, जिसे व्याघ्रशैली सिक्का कहा जाता है, वो एक सिक्का चलाया था। हम देखते हैं कि जितने भी गुप्त शासक हैं कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी अवसर पे कोई ना कोई सिक्का जारी करते हैं। तो यहाँ व्याघ्र प्रकार के जो सिक्के थे वो किसने चलाए थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने वो सिक्के चलाए थे। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, उन्होंने एक और राजधानी बनाई थी। हम जानते हैं कि गुप्त वंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक और राजधानी बनाई थी, वो थी उज्जैन। उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्यों बनाया, क्योंकि अभी हमने देखा कि शकों को पराजित करने के बाद खासकर जो पश्चिमी भारत था, उत्तर पश्चिम भारत और समुद्री व्यापार, जो विशेषकर गुजरात वाला जो क्षेत्र है, उसके आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करने के लिए और इसके समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने उज्जैन को भी एक राजधानी बनाया। क्योंकि उज्जैन जो था, एक देखें, ये हमारा प्यारा भारत, उज्जैन यहाँ कहीं मध्य प्रदेश में है और यहाँ है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है वो थोड़ा दूर है, यहाँ पर है। तो पाटलिपुत्र की बात करें तो ये गुप्तों की राजधानी था, लेकिन उज्जैन को भी राजधानी बनाकर इन्होंने एक व्यवहारिक नीति अपनाई, क्योंकि पश्चिमी भारत पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था और इतनी दूर राजधानी से नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्होंने एक दूसरी राजधानी बनाई ताकि वो समुद्री व्यापार पर भी नियंत्रण स्थापित कर सकें और गुजरात के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सके अपने साम्राज्य की उन्नति के लिए। तो हम देखते हैं उज्जैन को उन्होंने दूसरी राजधानी बनाया। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम भारत को सुरक्षित करने के लिए भी उज्जैन को राजधानी बनाया। बात करें एक और महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, अपने कूटनीतिक संबंधों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को तटस्थता प्रदान की, उसे सुदृढ़ बनाया उसे। तो वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य विस्तार का कार्य किसने किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया है। इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे, हमने देखा अभी कि उस समय एक नागवंश नाम का एक शासक था जो प्रसिद्ध वंश था, उसकी जो कन्या थी राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद ने किससे विवाह किया, नागवंश की कन्या कुबेर नागा से स्वयं विवाह किया। इसके अतिरिक्त इस विवाह के पश्चात जो पुत्री उत्पन्न हुई थी उनकी, उसका नाम था प्रभावती गुप्ता, और उसका विवाह किसके साथ किया, उसका विवाह उन्होंने किया वाकाटक नरेश रुद्रसेन
रुद्रसेन से किया। इस तरह से उन्होंने एक वाकाटक और गुप्तों का एक गठबंधन तैयार किया, जो कि शकों के विरुद्ध उनकी एक निर्णायक भूमिका जिसने निभाई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को विस्तार दिया और उसे मजबूती प्रदान की। इसके अलावा उनके कुछ प्रमुख अभिलेख और उनकी कुछ प्रमुख प्रशस्तियां हैं, उनके बारे में हमें जानना चाहिए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है मेहरौली स्तंभ लेख, जो सबसे प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है वो है मेहरौली स्तंभ लेख। आपको पता है कि मेहरौली स्तंभ लेख, जहाँ यहाँ एक छवि पीछे दी गई थी इसकी, ये यहाँ एक छवि दी गई है इसकी मेहरौली स्तंभ लेख की। जो मेहरौली स्तंभ लेख है दिल्ली में स्थित है और इस पर चंद्र नामक किसी शासक के बारे में बताया गया है। और ज़्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है कि वो चंद्र नाम का जो शासक था वो कौन था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। और ये इस पिलर की एक खास बात ये भी है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगी है, जो कि प्राचीन भारत के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति के बारे में हमें बताता है। अब हम आगे बात करें। हाँ, दो और अभिलेख इनके हैं, एक तो है मथुरा शिलालेख और दूसरा है इनका उदयगिरी गुहालेख। गुहालेख मतलब गुफा के अंदर चित्र बनाए गए थे, तो गुहा के अंदर जो लेख लिखे गए उन्हें गुहालेख कहा जाता है, और मथुरा शिलालेख। इसके अलावा उन्होंने उत्तर पश्चिम गणराज्यों पर विजय भी प्राप्त की है। इसमें हूणों को रोकने का काम भी इन्होंने किया। जो हूण थे वो उत्तर पश्चिम एशिया से आए थे, तो उनको रोकने का उनसे गुप्त साम्राज्य की रक्षा इन्होंने की। एक खास बात और है दोस्तों कि प्राचीन भारत में इनके दरबार में नवरत्न रहते थे, 9 रत्न। जैसे हम देखते हैं अकबर के शासन, मध्य भारत में हम देखते हैं कि अकबर के शासन में, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वैसे ही प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भी नवरत्न, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी नवरत्न पाए गए। ये नवरत्न कौन कौन से हैं? इनमें सर्वप्रसिद्ध हैं कालिदास, इसके अलावा अमर सिंह, वरामिहिर, धन्वंतरी, शपणक, शंकु, वेताल भट्ट, वरुचि, हरिसेन, इनको हम इसमें शामिल करते हैं। तो ये 9 जो नवरत्न हैं आपको याद रखने चाहिए इनके नाम। विशेषकर आपको 2 नाम तो जरूर याद रखने चाहिए इसमें, कालिदास और अमर सिंह। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। कालिदास के ग्रंथ के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, बहुत से महत्वपूर्ण प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा एक और घटनाएं चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन शासनकाल की है, वो है कि चीनी यात्री फायान इनके समय भारत आए थे। हालांकि फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन भारतीय समाज के बारे में काफ़ी अच्छा विवरण वो छोड़ के गए हैं। तो चीनी यात्री फायान किसके समय भारत आए, याद रखना है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर्वप्रसिद्ध शासक जो हैं, गुप्त वंश के सर्वप्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो अगले शासक आते हैं वो है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र हैं। इन्होंने शासन किया 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक। इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके, आज भी बहुत ही प्रसिद्ध ये विश्वविद्यालय माना जाता है प्राचीन भारत का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुई? कुमारगुप्त के समय हुई है। यहाँ पर आपको इसका चित्र दिया गया, बहुत ही शानदार चित्र है, देखिए आप। हालांकि मध्यकाल में हम देखते हैं कि कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे नष्ट कर दिया था, लेकिन आज भी इसके जो अवशेष हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही शानदार अवशेष हैं। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर यहाँ घूमने आप जाइए। तो ये है सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या है इनके? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। तो बौद्ध धर्म की, अगर महायान बौद्ध धर्म की ऑक्सफोर्ड कोई है तो वो नालंदा विश्वविद्यालय को ही कहा जाता है। इसके अलावा इनकी जो प्रमुख उपाधियों की बात करें तो महेंद्रादित्य इनकी सबसे प्रमुख उपाधि है, और शक्रादित्य भी इनकी उपाधि मानी जाती है, या उपमा कह सकते हैं, जो कि वेनसांग नामक चीनी यात्री ने इन्हें कहा है शक्रादित्य। वेनसांग किसने कहा है? वेनसांग ने इन्हें शक्रादित्य की उपाधि से नवाजा है। और इनकी जो मुख्य उपाधि वो याद रखिए, वो कौन सी है? महेंद्रादित्य इनकी मुख्य उपाधि है। इसके अलावा इनके जो प्रमुख अभिलेखों की बात करें तो उनमें बिलसड प्रशस्ति अभिलेख है और मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख है। और सर्वाधिक अभिलेख जारी करने वाले शासक भी हैं। याद रखिए, सर्वाधिक अभिलेख जारी करने वाले गुप्त शासक कौन है? वो हैं कुमारगुप्त। इसके अलावा इनके जीवन काल की, इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है पुष्य मित्रों द्वारा मौर्य गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण, जिससे कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें भीतरी अभिलेख में मिलता है। भीतरी अभिलेख में हमें इस बात का उल्लेख मिलता है कि कुमारगुप्त के समय पुष्य गुप्तों ने उनके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को उनका सामना करने के लिए भेजा, और स्कंदगुप्त ने अपनी बहादुरी से उन्हें हरा दिया था और संकट को टाल दिया था। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कुमारगुप्त के बारे में। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त। दोस्तों, स्कंदगुप्त जो हैं वो गुप्त साम्राज्य के अंतिम महान शासक हैं, क्योंकि इनके बाद जो शासक आते हैं काफ़ी कमजोर उत्तराधिकारी हम देखते हैं, और गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। तो स्कंदगुप्त जो है वो अंतिम शासक ऐसे हैं जो महान कहे जा सकते हैं गुप्त साम्राज्य के। तो अंतिम महान गुप्त सम्राट हैं ये। और इन्होंने इनका जो शासनकाल है वो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी के बीच है।
इनके जो प्रमुख अभिलेख हैं जो इनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं उनमें है जूनागढ़ अभिलेख, काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा भीतरी अभिलेख, ये दो अभिलेख जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी अभिलेख, जो इनके बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनके शासनकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है हूणों का भारत पर आक्रमण। इसकी बात जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच कहा गया है, याद रखिए। मलेच कौन से अभिलेख में कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख में। तो हूणों का आक्रमण होता है, लेकिन यहाँ भी स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण का बड़ी बहादुरी से सामना किया और इस संकट को भी वो टाल देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि पुष्यमित्रों और हूणों के विरुद्ध इनके युद्ध का उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं, जिसका भीतरी अभिलेख में उल्लेख किया गया है। इनके पिता के समय हूणों का पुष्यमित्रों का आक्रमण होता है, जिसका ये बहादुरी से मुकाबला करते हैं। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने एक और खास बात, स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी बदलकर कहाँ कर दी? अयोध्या। अयोध्या को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया। अब दोस्तों एक प्राचीन भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुदर्शन झील नाम का एक महत्वपूर्ण जलाशय है, जिसके बारे में ये देखते हैं कि हम वो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर गुप्त वंश तक और आगे भी जारी रहती है उसका इतिहास। तो इसके बारे में अलग से पढ़ना जरूरी है आपके इस पाठ में, और इसका नाम स्कंदगुप्त से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए भी हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। सुदर्शन झील के बारे में कुछ तथ्य हैं जो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर आपको सुदर्शन झील का चित्र दिया गया है और सुदर्शन झील के किनारे एक अभिलेख भी मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख जिसे हम लोग कहते हैं। ये जूनागढ़ अभिलेख जो है इसके किनारे हमें देखने को मिलता है। प्राचीन भारतीय शासकों के ये जो सुदर्शन झील जो हमें है वो किस बारे में जानकारी देती है? ये हमें प्राचीन भारत के शासकों के जल प्रबंधन और उनके जल संरक्षण के ज्ञान के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती है कि वो कितने जागरूक थे इस बात को लेकर, जल के प्रबंधन को लेकर कितने जागरूक थे और जल के संरक्षण को लेकर वो कितने जागरूक थे। इस बात की जानकारी हमें ये झील हमें देती है। इस झील के जो प्रमुख शासक हैं, इस झील से संबंध किन किन शासकों का है वो याद रखिए आप। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था, याद रखना है इस बात को आपको। और किसने निर्माण कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसके अलावा रुद्रदामन, जो शक शासक रुद्रदामन है, वो भी इससे संबंधित है। रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी इस झील की। और इसके अलावा बात करें स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त, जब भी हमने जिनके गुप्त शासक के बारे में पढ़ा, तो स्कंदगुप्त के समय भी ये स्कंदगुप्त के समय ये झील जो थी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी, तो उन्होंने इसका पुनर्निर्माण कराया था। उनके शासनकाल में उनके राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार हमने देखा है आज गुप्त शासकों के बारे में हमने विशेष तौर पर अध्ययन किया है। यहाँ हमने सबसे पहले बात की श्रीगुप्त की, फिर हमने बात की घटोत्कच गुप्त की, इसके बाद हमने बात की चंद्रगुप्त प्रथम की बात की, फिर हमने समुद्रगुप्त की बात की जो कि महान शासकों में शुमार है भारत का, जिसे नेपोलियन भी कहा जाता है। हमने चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की, कुमारगुप्त द्वितीय के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में हमने बात की, हमने स्कंदगुप्त के बारे में बात की और आज हमने सुदर्शन झील के बारे में भी बात की। तो इस प्रकार हमने साम्राज्यिक गुप्त शासकों के बारे में पूरी तरह से अध्ययन किया है। आगे की कक्षाओं में हम गुप्त वंश की, गुप्त साम्राज्य की जो अन्य विशेषताएं हैं, उनकी आर्थिक उन्नति है, उनकी कला है, उनका साहित्य है, उनका विज्ञान है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।